कैप्टन के हाथ योग पर थे, उसकी नजरें इंस्ट्रूमेंट्स पर थीं और उसके दिमाग में बस यही कैलकुलेशन चल रहा था कि यह प्लेन आज रात इस रनवे पर लैंड करेगा या नहीं। उसने फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखा और कहा, यह आखिरी कोशिश है, अब कोई गो अराउंड ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर ने सिर्फ सिर हिलाया, क्योंकि वह भी जानता था कि यह सच है, बिल्कुल सच। नीचे समुद्र का पानी था और ऊपर कोहरे की एक मोटी चादर थी जिसने रनवे को छिपा रखा था। प्लेन के फ्यूल टैंक में इतना कम फ्यूल बचा था कि अगर उसे कार में डाला जाता तो शायद वह कुछ किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाता। रनवे के दोनों तरफ इमरजेंसी गाड़ियां खड़ी थीं, फायर ब्रिगेड तैयार थी, एम्बुलेंस तैयार थी, और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि यह एक रूटीन प्रोसेस था, बल्कि इसलिए था क्योंकि हर कोई जानता था कि आज रात कुछ भी हो सकता है और हर सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना जरूरी था। इस प्लेन के अंदर 150 लोग बैठे थे, जिनमें से ज्यादातर को शायद यह भी पूरी तरह से अंदाजा नहीं था कि बाहर की हालत कितनी खतरनाक हो गई थी। कुछ लोग शायद सोने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अपने फोन में बिजी थे, कुछ खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक रहे थे और कुछ बस सोच रहे थे कि वे घर कब पहुंचेंगे। लेकिन कॉकपिट का दरवाजा बंद था और उनमें से किसी को नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। हर गुजरता सेकंड यह सवाल और भी जरूरी बना रहा था कि आज रात क्या होगा। प्लेन अब तेजी से नीचे उतर रहा था, ऊंचाई कम हो रही थी, कोहरा अभी भी घना था और कॉकपिट में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही रोशनी दे रहे थे। हर गुजरता सेकंड यह सवाल और भी जरूरी बना रहा था कि आज रात क्या होगा। यह कोई फिल्म का सीन नहीं था, यह कोई ड्रामा नहीं था, यह 17 अगस्त 2015 की असली रात थी। ये असली लोग थे और ये जेट एयरवेज फ्लाइट 555 थी। सोच करके, और अब बस कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाले हैं, लेकिन वो लैंडिंग नहीं हो रही है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और फिर से फेल हो रहे हैं, और ये फेलियर पहली बार नहीं बल्कि छठी बार हुआ है। कॉकपिट में दो पायलटों के सामने फ्यूल गेज एक ऐसा नंबर दिखा रहा है जिसे सुनकर किसी भी अनुभवी सोचिए कि आप एक प्लेन में बैठे हैं घंटों का सफर करके, और अब बस कुछ ही मिनटों में लैंड करने वाले हैं, लेकिन वो लैंडिंग नहीं हो रही है। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और फिर से फेल हो रहे हैं, और ये फेलियर पहली बार नहीं बल्कि छठी बार हुआ है। कॉकपिट में दो पायलटों के सामने फ्यूल गेज एक ऐसा नंबर दिखा रहा है जिसे सुनकर किसी भी अनुभवी पायलट की नींद उड़ जाए, सिर्फ 662 किलोग्राम। और ये इतना फ्यूल है कि इंजन सिर्फ 5 से 7 मिनट और चल सकते हैं, जिसके बाद आसमान में सब कुछ शांत हो जाएगा। रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, चारों ओर घने कोहरे की एक मोटी दीवार है जो सब कुछ छिपा रही है, और फर्स्ट ऑफिसर की आवाज में कांपना साफ महसूस होता है जब वो कहता है, सर, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम अंधों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। केबिन के अंदर 142 पैसेंजर अपनी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस रनवे पर पूरी तरह अलर्ट खड़ी हैं, क्योंकि जमीन पर हर कोई जानता है कि अगर यह प्लेन इस बार भी लैंड नहीं कर पाया तो जो होगा वह बताया नहीं जा सकता। सीटों पर पकड़े हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि अगले 10 सेकंड में क्या होगा। केबिन क्रो ब्रेस पोजीशन में है, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस रनवे पर पूरी तरह अलर्ट खड़ी है, क्योंकि जमीन पर हर कोई जानता है कि अगर यह प्लेन इस बार भी लैंड नहीं कर पाया तो जो होगा वह बताया नहीं जा सकता। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये 17 अगस्त 2015 की रात की सच्चाई है, जब जेट एयरवेज फ्लाइट 555 थी, जहां एक छोटी सी गलती, 1 सेकंड की देरी या अपनी 7वीं और आखिरी लैंडिंग की कोशिश कर रही थी, जहां एक छोटी सी गलती, 1 सेकंड की देरी या एंगल में एक छोटी सी गलती 150 लोगों की जिंदगी का आखिरी पल हो सकती थी। 17 अगस्त 2015 की रात, गल्फ की गर्मी अपने पीक पर है। दोहा एयरपोर्ट का एप्रन हमेशा की तरह रोशनी से नहाया हुआ है और ग्राउंड क्रू किसी भी आम रात की तरह अपने काम में बिजी है। लेकिन उस रात उनके सामने खड़े प्लेन के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे एविएशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। बोइंग 737-800 ये दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एयरक्राफ्ट में से एक है, भरोसेमंद, पावरफुल और हजारों पायलटों का पसंदीदा। लेकिन कोई भी मशीन उतनी ही भरोसेमंद होती है जितने भरोसेमंद उसे चलाने वाले फैसले होते हैं, और आज रात उन फैसलों का टेस्ट होना था। कॉकपिट में कैप्टन अपनी सीट पर बैठा है, ध्यान से फ्यूल शीट को देख रहा है। यह वह पल है जिसे एविएशन की दुनिया में सबसे जरूरी प्री फ्लाइट प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि हर किलोग्राम फ्यूल सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक फैसले का आधार है।
और वह फैसला तय करता है कि अगर रास्ते में कुछ अनचाहा होता है तो आपके पास कितना समय और जगह बची है। एविएशन में फ्यूल प्लानिंग एक मैथ के पेपर की तरह है, जहां एक भी गलत जवाब पूरी क्लास को फेल कर सकता है। सबसे पहले 216 किलोग्राम टैक्सी फ्यूल लॉड किया जाता है, जो गेट से रनवे तक जाने के लिए काफी है। फिर ट्रिप फ्यूल आता है जो 1112 किलोग्राम है, और यह दोहा से कोची तक की पूरी फ्लाइट पूरी करने के लिए जरूरी मात्रा है। इसके बाद कंटिजेंसी फ्यूल नंबर आता है जो 536 किलोग्राम है, और यह इसलिए रखा जाता है ताकि खराब मौसम या बीच में किसी भी अचानक देरी की स्थिति में इंजन खत्म न हो जाए। लेकिन इतना ही नहीं, एयरलाइन ने कोच्चि में लैंडिंग मुमकिन न होने की स्थिति में बेंगलोर को एक दूसरे एयरपोर्ट के तौर पर चुना है, और वहां पहुंचने के लिए OB-78 किलोग्राम फ्यूल दिया है। यह वह इंश्योरेंस है जो हर फ्लाइट को जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि आसमान में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इसके अलावा फाइनल रिजर्व फ्यूल का कॉन्सेप्ट एविएशन में सबसे जरूरी सेफ्टी लाइन है। यह आखिरी तरीका है जिससे प्लेन जमीन पर पहुंच सकता है, भले ही सब कुछ गलत हो जाए। इस रिजर्व को छूना 1500 किलोग्राम से कम नहीं हो सकता, और यह आखिरी तरीका है जिससे प्लेन जमीन पर पहुंच सकता है, भले ही सब कुछ गलत हो जाए। इस रिजर्व को छूना कानूनी तौर पर मना है, और इसे प्रोफेशनल नजरिए से एक गंभीर अलार्म माना जाता है। एपीयू को केबिन लाइट और एयर कंडीशनिंग जैसे सिस्टम के लिए 105 की जी, कोच्चि के ऊपर पॉसिबल होल्डिंग के लिए 750 की गिरू, और अलग अलग राउंडिंग खर्चों के लिए 55 की गिरू और दिया गया। और जब इन सभी आंकड़ों को जोड़ा गया तो कुल जरूरी फ्यूल 15,125 की जी आया। लेकिन जेट एयरवेज ने इससे भी आगे बढ़कर 16,100 की गिर। एक समझदारी भरा और प्रोफेशनल फैसला था। कागजों पर फ्लाइट पूरी तरह सेफ थी, फ्यूल लोड किया, जो एक समझदारी भरा और प्रोफेशनल फैसला था। कागजों पर फ्लाइट पूरी तरह सेफ थी। कैप्टन को लगभग 6,700 घंटे की फ्लाइट का अनुभव था, जिसमें से ज्यादातर बोइंग 737 पर थी। फर्स्ट ऑफिसर 25 साल का एक युवा और जोशीला पायलट था, जिसे 1500 घंटे का अनुभव था। दोनों पहले भी इस रूट पर फ्लाइट उड़ा चुके थे और कोच्चि के मौसम, इलाके और रनवे की बनावट से परिचित थे। 142 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर, कुल 150 लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ परिवार के साथ सफर कर रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे, कुछ महीनों बाद घर लौट रहे थे। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात बनने वाली है। दोहा टावर के पास से गुजरने के बाद बोइंग 737 धीरे धीरे पीछे हटा। इंजन तेज हुए, रनवे पर स्पीड बढ़ी, और फिर पहिए जमीन से ऊपर उठे। रात का आसमान साफ था। अरब सागर के ऊपर सब कुछ शांत और सुकून भरा था, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। जब हम अरब सागर के ऊपर से गुजरे तो दूर आसमान में हल्की बिजली चमकी, लेकिन कुल मिलाकर मौसम ठीक लग रहा था और दोनों पायलट आराम से उड़ रहे थे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही प्लेन कोच्चि के पास पहुंचा, 80 नई मौसम रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से ज्यादा खतरनाक थी, और कॉकपिट में वह शांत टेंशन बनने लगा जिसे अनुभवी पायलट तुरंत महसूस कर लेते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। जमीन से मिली पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि कोच्चि में की हर नई मौसम रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट से ज्यादा खतरनाक थी, और कॉकपिट में वह शांत टेंशन बनने लगा जिसे अनुभवी पायलट तुरंत महसूस कर लेते हैं, लेकिन बताते नहीं है। जमीन से मिली पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि कोच्चि में कोहरा था, बादल नीचे थे और विजिबिलिटी 3000 मीटर थी। ये आंकड़ा कुछ हद तक ठीक था, ILS मुमकिन थी, और कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात सुनने के बाद बस इतना कहा, ठीक है, नजर रखना। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मौसम का यह ट्रेंड तेजी से बिगड़ रहा था, सुधर नहीं रहा। इस अप्रोच से लैंडिंग मुमकिन थी, और कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात सुनने के बाद बस इतना कहा, ठीक है, नजर रखना। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मौसम का यह ट्रेंड तेजी से बिगड़ रहा था, सुधर नहीं रहा था। सुबह करीब 5:18 बजे जब बोइंग 737 कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा तो फ्यूल गेज 4844 kg दिखा रहा था, जो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक और सही था। ATC ने जेट एयरवेज 555 को इजाजत दे दी, और कैप्टन ने लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप कैप्चर को ऑटो पायलट पर लगा दिया, जो इस रनवे 27 पर आने की इजाजत दे दी। और कैप्टन ने लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप कैप्चर को ऑटो पायलट पर लगा दिया,
जो इस मौसम में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है, क्योंकि ILS रेडियो सिग्नल के जरिए एयरक्राफ्ट को रनवे तक गाइड करता है, तब भी जब आंखों से कुछ भी दिखाई न दे रहा हो। प्लेन नीचे उतरना शुरू करता है और अल्टीमीटर की सुई धीरे धीरे नीचे जाती। विंडशील्ड से बाएं और दाएं देखता है, रनवे लाइट ढूंढता है, लेकिन आगे सिर्फ सफेद कोहरे की एक मोटी चादर है जो सब कुछ अपने अंदर समा रही है। जमीन का कोई निशान नहीं, कोई रनवे लाइट नहीं, बस एक भारी गहरा सफेद खालीपन ती है। 1000 फीट, 800 फीट, 600 फीट। फर्स्ट ऑफिसर विंडशील्ड से बाएं और दाएं देखता है, रनवे लाइट ढूंढता है, लेकिन आगे सिर्फ सफेद कोहरे की एक मोटी चादर है जो सब कुछ अपने अंदर समा रही है। जमीन का कोई निशान नहीं, कोई रनवे लाइट नहीं, बस एक भारी गहरा सफेद खालीपन। ऊंचाई तय हो गई है 320 फीट, और यही वह पल है जब एविएशन का सबसे जरूरी और समझ से बाहर का नियम लागू होता है। अगर इस ऊंचाई पर पहुंचने पर रनवे या उसकी कोई भी लाइट दिखाई नहीं देती है तो लैंडिंग कानूनी तौर पर मना है और गो अराउंड जरूरी है। कोई नहीं है, कोई लेकिन नहीं, कोई शायद नहीं। फर्स्ट ऑफिसर धीरे से कहता है, मिनिमम तक पहुंचे, और कैप्टन जवाब देता है, देखते रहो। 250 फीट नीचे उतरे, लेकिन आगे सिर्फ सफेद कोहरा था, रनवे का कोई निशान नहीं। और आखिर में कैप्टन ने टोगा बटन दबाया और अनाउंस किया, गो अराउंड फ्लैप्स 15। इंजन चालू हो गए, प्लेन फिर से ऊपर चढ़ने लगा और फर्स्ट ऑफिसर ने जल्दी से फ्यूल चेक किया। 4799 ठीक ठाक लेवल पर था, कोई घबराहट नहीं, लेकिन चिंता की बात थी। 99 kg, यह पहला फेल अप्रोच था और फ्यूल अभी भी ठीक ठाक लेवल पर था। कोई घबराहट नहीं, लेकिन चिंता की बात थी। उसी समय कोची ATC ने रेडियो पर बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट ने भी कुछ देर पहले नीचे बादलों की वजह से अपनी लैंडिंग रोक दी थी। यह सुनकर किसी भी पायलट को साफ चेतावनी मिलनी चाहिए थी कि मौसम अभी भी खराब है और सुधरा नहीं। लेकिन दोनों पायलटों ने दूसरे अप्रोच का फैसला किया, क्योंकि फ्यूल में अभी भी 1 या 2 एक्स्ट्रा पैटर्न के लिए जगह थी। मौसम की रिपोर्ट का अपडेट आया, विजिबिलिटी और कम होकर 2500 मीटर हो गई थी और बादलों के निचले हिस्से रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरा अप्रोच शुरू हुआ। ILS फिर से कैप्चर हो गया, ग्लाइड स्लोप स्थिर रहा, प्लेन नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही अल्टीमीटर कम हुआ, विंडशील्ड पर सिर्फ झिलमिलाते कोहरे की एक मोटी परत दिखाई दे रही थी। रनवे की कोई परछाई नहीं, थ्रेशहोल्ड लाइट की कोई चमक नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। फर्स्ट ऑफिसर ने एक बार फिर कहा, मिनिमम नो कॉन्टैक्ट, और कैप्टन ने तुरंत अनाउंस किया, गो अराउंड फ्लैप्स। इंजन पूरी पावर पर वापस आ गए और प्लेन दूसरी बार बादलों के ऊपर उठा। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल गेज देखा और पहली बार 15। इंजन पूरी पावर पर वापस आ गए और प्लेन दूसरी बार बादलों के ऊपर उठा। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल गेज देखा और पहली बार आवाज में थोड़ी घबराहट थी। फ्यूल 3919, मतलब कि सिर्फ 2 अप्रोच में लगभग 900 किलोग्राम फ्यूल इस्तेमाल हो चुका था और लैंडिंग अभी नहीं हुई थी। और यही वो पल था जब कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर जाने वाली थी, क्योंकि अब रेडियो पर एक और प्लेन भी आया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। और उसने भी कहा कि कम विजिबिलिटी के कारण रनवे की लाइटें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थीं और वह सेफ लैंडिंग नहीं कर पा रहा था। मतलब यह प्रॉब्लम सिर्फ जेट एयरवेज 555 के साथ नहीं थी। मौसम ने पूरे कोची एयरपोर्ट पर ऐसा बुरा हाल कर रखा था कि कोई भी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा था। और यही वो पल था जब दोनों पायलटों के सामने एकदम साफ और सुरक्षित रास्ता था। बेंगलोर की तरफ जाना था, जहां आराम से पहुंचने के लिए अभी भी काफी फ्यूल था। मौसम एकदम साफ था, ILS पूरी तरह चालू था और आराम से पहुंचने के लिए अभी भी काफी फ्यूल था। लेकिन यहाँ एक ऐसा फैसला लिया गया जो अगले 1 घंटे में 150 जिंदगियों को मौत के इतने करीब ले आया कि सोचकर ही रूह कांप जाती है। एविएशन के इतिहास में जब भी किसी एक्सीडेंट या गंभीर घटना की जांच होती है तो अक्सर एक ऐसा पल आता है जिसे जांच करने वाले पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। वह एक फैसला, वह एक टर्निंग पॉइंट, वह एक पल जहां अगर दिशा बदल दी गई होती तो शायद कुछ नहीं होता। और जेट एयरवेज 555 की रात का वह पल ठीक वही पल था जब दूसरी फेल अप्रोच के बाद प्लेन फिर से बादलों के ऊपर उठा और कॉकपिट में एक बेंगलोर यह वह शहर था जिसे शुरू से ही फ्यूल ऐसा फैसला लेना पड़ा जो अगले कुछ घंटों की पूरी तस्वीर बदल सकता था। बेंगलोर यह वह शहर था
जिसे शुरू से ही फ्यूल प्लानिंग में एक अल्टरनेट एयरपोर्ट के तौर पर शामिल किया गया था, जिसके लिए 21 से 178 किलोग्राम फ्यूल अलग रखा गया था, जहां उस समय मौसम बिल्कुल साफ था। ILS पूरी तरह से चालू था, रनवे पर कोई रुकावट नहीं थी और लैंडिंग बिल्कुल सीधी और आसान होती, यानी हर तरह से, हर एंगल से, हर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। उस समय बेंगलोर जाना न सिर्फ सबसे अच्छा बल्कि एकमात्र सही फैसला था। लेकिन पायलट बेंगलोर की तरफ नहीं मुड़े, और यह सुनकर मन में तुरंत सवाल उठता है कि क्यों, क्या वजह थी, क्या सोच थी, क्या प्रेशर था जिसने 2 पायलटों को इस साफ और सुरक्षित रास्ते से रोक दिया। और इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग एक खास माहौल और प्रेशर में होने पर अपने फैसले लेने का प्रोसेस पूरी तरह बदल देता है। एविएशन साइकोलॉजी में इस कंडीशन को कंटिन्यूएशन बायस कहते हैं, यानी एक बार जब पायलट किसी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा होता है तो वह डेस्टिनेशन उसके दिमाग में इतनी मजबूती से बैठ जाती है कि वापस लौटने या बदलने का फैसला दिमागी तौर पर बोझिल लगता है। जैसे लगता है कि एक और कोशिश करनी चाहिए, शायद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, शायद अगली बार आने पर रनवे दिखाई दे, शायद कोहरा छंट जाए। और यह एक शब्द शायद एविएशन के इतिहास में कई बार तबाही का कारण बना है। इसके साथ ही एयरलाइन इंडस्ट्री का एक अनकहा प्रेशर भी है जिसे कोई नहीं बताता, लेकिन हर पायलट महसूस करता है। डाइवर्ट करने का मतलब है पैसेंजर्स को परेशानी, कनेक्टिंग फ्लाइट्स का नुकसान, एयरलाइन को एक्स्ट्रा खर्च, ऑपरेशनल दिक्कतें, और बाद में मैनेजमेंट के सवाल कि आपने इतनी जल्दी डाइवर्ट क्यों किया, जबकि सिर्फ 2 अप्रोच थे। यह प्रेशर कभी कागज पर नहीं लिखा जाता, लेकिन यह कॉकपिट में हर फैसले के बैकग्राउंड में चुपचाप मौजूद रहता है। तो दोनों पायलटों ने वही किया जो उन्हें उस समय समझदारी भरा लगा। होल्डिंग पैटर्न में जाना, कोची के ऊपर चक्कर लगाना और मौसम के ठीक होने का इंतजार करना। और यह फैसला लेते समय उन्हें 750 kg होल्डिंग फ्यूल याद रहा होगा, जो शुरू से ही प्लानिंग में शामिल था। उन्होंने सोचा होगा कि फ्यूल अभी भी मैनेज किया जा सकता है और अगर मौसम थोड़ा भी ठीक हुआ तो तीसरा अप्रोच सफल होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और बुनियादी गलती हो गई। मौसम के बेहतर होने के बारे में सोचना सिर्फ एक उम्मीद, एक अंदाजा, एक इच्छा थी, जबकि मौसम का डेटा और हर आने वाली मौसम रिपोर्ट बिल्कुल उलटी कहानी बता रही थी कि हालात बेहतर नहीं हो रहे थे बल्कि और खराब हो रहे थे। कोहरा घना हो रहा था, बादल नीचे आ रहे थे और एक और प्लेन ने अपनी लैंडिंग पहले ही रोक दी थी। ये सभी संकेत एक ही इशारा कर रहे थे, लेकिन इंसानी दिमाग ने उन्हें उस तरह से नहीं पढ़ा। प्लेन ने कोच्चि शहर के चारों ओर चक्कर लगाया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और हर गुजरते मिनट के साथ इंजन अपना काम कर रहे थे। फ्यूल चुपचाप जल रहा था और बेंगलोर आराम से पहुंचने के लिए जो मार्जिन था वह धीरे धीरे कम हो रहा था, एक तरह से जो उस समय शायद इतना साफ न लगा हो। लेकिन अगले आधे घंटे में यह कम होता फ्यूल कहानी का सबसे खतरनाक किरदार बन जाएगा। तीसरा अप्रोच शुरू हुआ। इस बार कैप्टन ने ILS और ध्यान से ट्रैक किया। फर्स्ट ऑफिसर अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर रनवे पर हर मुमकिन लाइट देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा वही था। कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसको थोड़ा और ध्यान से ट्रैक किया। फर्स्ट ऑफिसर अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर रनवे पर हर मुमकिन लाइट देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा वही था। कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार फिर डिसीजन हाइट पर नो कॉन्टैक्ट, और एक बार फिर गो अराउंड फ्यूल अब 3000 किलोग्राम से नीचे गिरने लगा था, और अब शुरुआत में जो आराम का एहसास था वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। चौथा अप्रोच, पांचवा अप्रोच, हर बार वही सफेद कोहरा, हर बार वही खाली आसमान, हर बार वही गो अराउंड, और हर बार फ्यूल का एक और हिस्सा झलकर राख हो गया। अब जो फैसला 2 अप्रोच के बाद आसानी से लिया जा सकता था वह अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि बेंगलोर अब फ्यूल रेंज से बाहर था, और जिस दूसरे प्लान पर इतनी मेहनत से काम किया गया था वह इस होल्डिंग के दौरान 1-1 किलोग्राम कम हो गया था। यह एक ऐसी गलती थी जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं था। न तो कैप्टन सिर्फ एक बुरा पायलट था और न ही फर्स्ट ऑफिसर ने जानबूझकर कोई नुकसान किया था, लेकिन इन दोनों के इस एक फैसले, यानी बेंगलोर के ऊपर होल्डिंग चुनने के फैसले ने इन 150 लोगों को ऐस हालत में डाल दिया जिससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अब चमत्कार ही था।
और वह चमत्कार अब भी होना बाकी था। जैसे ही वे होल्डिंग पैटर्न के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, वह पल आया जब कॉकपिट में बैठे दोनों पायलटों को पहली बार एहसास हुआ कि स्थिति न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक भी हो गई है। तीसरा अप्रोच फेल हो गया, चौथा अप्रोच फेल हो गया, पांचवा अप्रोच फेल हो गया, और हर फेलियर के साथ फ्यूल गेज पर जो नंबर शुरू में भरोसा दिलाने वाला था, वह अब तेजी से उस लेवल तक गिर रहा था जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। जब फर्स्ट ऑफिसर ने तीसरे अप्रोच पर फ्यूल चेक किया तो नंबर 6800 किलोग्राम के करीब था। अभी भी कुछ जगह बची थी, अभी भी उम्मीद की एक आखिरी किरण थी कि अगला अप्रोच काम कर सकता है। लेकिन कोच्चि के कोहरे ने कोई रहम नहीं दिखाया। डिसीजन हाइट पर वही शांत और भारी आवाज एक बार फिर आई, नो कॉन्टैक्ट, और एक बार फिर इंजन पूरी। जब फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल नंबर बताया तो कॉकपिट में एक ऐसी खामोशी छा गई जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही थी। अब बेंगलोर डाइवर्ट करना मुमकिन नहीं था। टावर पर आ गए, प्लेन ऊपर चढ़ा और फ्यूल का एक और कीमती हिस्सा जल गया। चौथे अप्रोच के बाद जब फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल नंबर बताया तो कॉकपिट में एक ऐसी खामोशी छा गई जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही थी। अब बेंगलोर डाइवर्ट करना मुमकिन नहीं था। बेंगलोर के लिए रखा गया 2178 kg फ्यूल इन फेल अप्रोच और होल्डिंग में बर्बाद हो गया था। और अब एयरक्राफ्ट के पास बेंगलोर डाइवर्ट करने के लिए न तो समय था और न ही फ्यूल। मतलब कागज पर बड़ी मेहनत से बनाया गया तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम एक ऑन ऑप्शन लग रहा था जो कोच्चि के ज्यादा पास था और जहां मौसम शायद बेहतर हो, लेकिन यहां भी किस्मत उसके साथ नहीं थी। दूसरा प्लान लगभग खत्म हो गया था। अब कैप्टन ने एटीसी से बात की और पास के एयरपोर्ट के मौसम के बारे में पूछा। तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम एक ऑप्शन लग रहा था जो कोच्चि के ज्यादा पास था और जहां मौसम शायद बेहतर हो, लेकिन यहां भी किस्मत उसके साथ नहीं थी क्योंकि उस समय त्रिवेंद्रम में ILS बंद था। रनवे 14 पर सूरज की किरणों के एंगल की वजह से ग्लेयर की प्रॉब्लम थी और वहां विजिबिलिटी भी इतनी नहीं थी कि आंखों से रनवे को देखकर लैंड किया जा सके। मतलब एक और दरवाजा बंद था। और फिर वो पल आया जिसके बारे में एविएशन इन्वेस्टिगेटर आज भी बात करते हैं। पांचवें अप्रोच के दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने देखा कि प्लेन ग्लाइड पाथ पर सही पोजीशन में नहीं था। यह नॉर्मल से ऊंचा था, डिसेंट रेट को तेज करना था और इस जल्दबाजी में प्लेन का अगला हिस्सा ऊंचा हो गया, जो एक अनस्टेबल अप्रोच का साफ संकेत था। एविएशन नियमों के अनुसार अनस्टेबल अप्रोच के लिए ऑटोमेटिकली एक गो अराउंड की जरूरत होती है, चाहे रनवे नजर में हो या नहीं। और इस बार भी वही हुआ। एक और गो अराउंड, एक और फेलियर और फ्यूल का एक और नुकसान। छठा अप्रोच, और यह अप्रोच शायद सबसे दर्दनाक था क्योंकि इस बार प्लेन नीचे उतरा। दोनों पायलटों की आंखें विंडशील्ड पर टिकी थीं, उनकी सांसें रुकी हुई थीं। उनके दिल प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार कहीं से कोई रोशनी दिखे, लेकिन 700 फीट पर है और कैप्टन के दिमाग में एक सेकंड में हजारों कैलकुलेशन चलने लगे और उन्होंने बिना देर किए अनाउंस किया, गो अराउंड। ये छठा चक्कर था और जब फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल गेज देखा तो उसका दिल। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, सर हम अभी भी बहुत ऊंचे हैं और रनवे कहीं नजर नहीं आ रहा है। और कैप्टन के दिमाग में एक सेकंड में हजारों कैलकुलेशन चलने लगे और उन्होंने बिना देर किए अनाउंस किया, गो अराउंड। ये छठा चक्कर था और जब फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल गेज देखा तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया। फ्यूल 662 किलोग्राम कॉकपिट में वह सन्नाटा छा गया जो किसी भी अनुभवी पायलट को अंदर से हिला देता है, क्योंकि 672 किलोग्राम का मतलब सिर्फ एक ही होता है 5 से 7 मिनट, जिसके बाद इंजन शांत हो जाएंगे और 150 लोगों से भरा यह प्लेन एक बेजान पक्षी की तरह आसमान से जमीन पर गिरने लगेगा। एविएशन नियमों के मुताबिक किसी भी बोइंग 737 को उसके फाइनल रिजर्व से कम फ्यूल के साथ उड़ाना कानूनी तौर पर मना है और मिनिमम फाइनल रिजर्व 1.600 किलोग्राम है। लेकिन उस समय फ्लाइट 555 में 662 किलोग्राम फ्यूल था, जिसका मतलब है कि वे पहले ही उस लिमिट से 868 किलोग्राम नीचे आ चुके थे, जिसका मतलब है कि वे उस पॉइंट को पार कर चुके थे जहां कानून कहता है कि आपको हर समय जमीन पर रहना चाहिए। लेकिन वे अभी भी आसमान में थे, कोहरे में लिपटे हुए, बेंगलोर की रेंज से बाहर। त्रिवेंद्रम का रनवे दिखाई नहीं दे रहा था और कोच्चि का रनवे 6 बार खोजने के बाद भी नहीं मिला। कैप्टन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं
और फिर वो शब्द कहे जिसने कॉकपिट का पूरा माहौल बदल दिया। अगली कोशिश आखिरी है, अब गो अराउंड का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस बार हम लैंड नहीं किए तो हम नीचे गिर जाएंगे। ये शब्द सुनकर फर्स्ट ऑफिसर ने एक बार फ्यूल गेज की तरफ देखा, एक बार विंडशील्ड की तरफ जहां अभी भी सिर्फ कोहरा था, और फिर अपने ग्लव्स ठीक किए, क्योंकि अब इस आखिरी और पक्के कोशिश के अलावा कुछ करने को नहीं बचा था। इमरजेंसी गाड़ियों ने रनवे पर अपनी जगह बदल ली थी। फायर ट्रक तैयार थे, एम्बुलेंस खड़ी थी, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमें अलर्ट पर थीं, क्योंकि जमीन पर मौजूद हर कोई जानता था कि अगर प्लेन इस 7वें अप्रोच पर भी रनवे तक नहीं पहुंचा तो जो होगा उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी। और इन सभी लोगों की नजरें रडार स्क्रीन पर उस एक छोटे से निशान पर टिकी थीं, जो अभी भी कोच्चि के आसमान में मौजूद था और अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। 662 किलोग्राम ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक काउंटडाउन था जो हर सेकंड के साथ कम हो रहा था, और जिसके जीरो पर पहुंचने का मतलब था कि कोच्चि शहर के ऊपर आसमान में 150 लोगों से भरा 70 टन का प्लेन अचानक एक शांत और बेबस मशीन में बदल जाएगा, जिसके इंजन बंद हो जाएंगे, पावर नहीं होगी और वह सिर्फ ग्रेविटी के भरोसे जमीन की ओर गिरेगा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जाता, लेकिन दो पायलटों के बीच की खामोशी में भी कैप्टन ने गहरी सांस ली और फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जाता, लेकिन दो पायलटों के बीच की खामोशी में भी समझ में आ जाता है। कोई और कैलकुलेशन नहीं, कोई प्लान बी नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। अब सिर्फ एक कोशिश है, और उसी एक कोशिश में यह तय होगा कि ये 150 लोग अपने अपने घर लौटेंगे या नहीं। और फिर कैप्टन ने वह फैसला लिया जिसे सुनकर फर्स्ट ऑफिसर कुछ देर के लिए हैरान रह गया। हम रनवे 14 पर दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, न तो काफी ऊंचाई बची है और न ही काफी समय। हम सीधे रनवे 32 की तरफ मुड़ रहे हैं। रनवे 32 बिल्कुल उल्टी दिशा में था, मतलब प्लेन को उस समय बहुत कम ऊंचाई पर एक टाइट और एग्रेसिव 180 डिग्री टर्न लेना था, जो हिसाब से नॉर्मल हालात में इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन उस समय नॉर्मल हालात का कोई आइडिया नहीं बचा था। कैप्टन ने तेजी से बैंक एंगल बढ़ाया, प्लेन बाईं ओर झुका और कोच्चि शहर के घने इलाके के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर एक तेज और खतरनाक मोड़ लेने लगा। और ठीक उसी पल कॉकपिट में ऐसी आवाज आई जो अंदर मौजूद किसी भी पायलट को हिला देती। EGPWS या एनहांस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का अलार्म। टेरन पुल अप। यह वह सिस्टम है जो प्लेन को बताता है कि वह जमीन या किसी ऊंची बिल्डिंग के खतरनाक रूप से करीब आ गया है और उसे तुरंत ऊपर जाना चाहिए। आम हालात में EGPWS अलार्म को नजरअंदाज करना एक बहुत ही गंभीर और माफ न करने लायक गलती मानी जाती है, क्योंकि यह सिस्टम गलती नहीं करता और इसकी चेतावनी पर तुरंत ध्यान देना एविएशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने एक हिम्मत वाला फैसला लिया और टेरन इनहिबिट बटन दबा दिया, जिसका मतलब था कि यह वार्निंग सिस्टम अब शांत हो जाएगा और कॉकपिट में कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। यह फैसला एक तरफ से नियमों के खिलाफ था, लेकिन दूसरी तरफ से उस समय यह सबसे समझदारी भरा कदम था, क्योंकि लगातार अलार्म बजने से कॉकपिट में पहले से मौजूद प्रेशर बढ़ जाता और ध्यान भटक जाता। जैसे ही बटन दबाया गया, कॉकपिट में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कोई और वार्निंग नहीं, कोई ऑटोमेटेड आवाज नहीं, कोई गाइडिंग सिग्नल नहीं, बस दो पायलट, घना कोहरा, 672 किलोग्राम से लगातार कम होता फ्यूल और एक रनवे जो 6 बार खोजने के बाद भी अभी तक नहीं दिखा था। और अब उन्हें बिना किसी ऑटोमेटेड मदद के, बिना ILS के, सिर्फ अपने अनुभव और अंदाजे के आधार पर वही रनवे ढूंढना था। फर्स्ट ऑफिसर अल्टीमीटर कॉल आउट दे रहा था 700 फीट, 680, 650, 600। विंडशील्ड के सामने अभी भी एक भारी और कम हुआ ग्रे बादल था, जिसमें कोई लाइट नहीं थी, कोई साइन नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर का सब्र जवाब दे रहा था और उसने घबराहट में पूछा, सर, रनवे कहाँ है? क्या आपको कुछ दिख रहा है? हम अंधे लोगों की तरह चल रहे हैं। और कैप्टन ने सिर्फ इतना कहा, स्पीड स्टेबल रखें, हम सही लाइन पर हैं।
500 फीट 470, 450 ईंधन 480 किलोग्राम। 400 फीट शून्य दृश्यता केबिन के अंदर 142 यात्री अपनी सीटों को कसकर हुए थे। कुछ की आंखें बंद थीं, कुछ बच्चे अपनी मां की गोद में दुबके हुए थे। केबिन एक कौवे जैसी स्थिति में आ गया था और यहां तक कि उन्हें नहीं पता था कि अगले 10 सेकंड क्या लाएंगे बाहर। रनवे पर फायर ट्रक के लालटेन घूम रहे थे, एम्बुलेंस खड़ी थी, हर आंख आसमान पर थी। 350 फीट 300 कोहरे की वही घनी चादर। 250 फीट फर्स्ट ऑफिसर ने आखिरी बार कहा, सर मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर एक ऐसा पल आया जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, जिसे एविएशन एक्सपर्ट आज भी अविश्वसनीय कहते हैं। 1 सेकंड के लिए कोहरे की इस बेरहम और सब कुछ छिपाने वाली चादर में एक छोटी सी दरार दिखाई दी और उस दरार से 2 हल्क सफेद लाइटें टिमटिमाने लगीं, रनवे की दहलीज की लाइटें। फर्स्ट ऑफिसर अपनी आवाज पर कंट्रोल नहीं रख सका और लगभग चिल्लाया, सर रनवे आईसी दहलीज की लाइटें। कैप्टन के हाथ तेजी से चले, थोड़ा बायां रडर। लाइटें। कैप्टन के हाथ तेजी से चले, थोड़ा बायां रडर, नॉकडाउन करेक्शन, एटीट्यूड एडजस्टमेंट 200 फीट 150, 120 और फिर जो शायद रात का सबसे खूबसूरत पल था वह हुआ। कोहरा थोड़ा और पीछे हटा और रनवे 32 की चमकदार सफेद सेंटर लाइन लाइटें पूरी तरह से दिखाई देने लगी। कैप्टन ने आखिरी फ्लेयर दिया, रिवर्स थ्रस्ट लगा, पहिए रनवे पर दौड़ने लगे, स्पीड कम होने लगी और धीरे धीरे प्लेन जो कुछ सेकंड पहले तक प्लेन का अगला हिस्सा हल्के झटके के साथ रनवे से टकराया। रिवर्स थ्रस्ट लगा, पहिए रनवे पर दौड़ने लगे, स्पीड कम होने लगी और धीरे धीरे प्लेन जो कुछ सेकंड पहले तक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, रनवे 32 पर पूरी तरह रुक गया। इंजन बंद हो गए और फ्यूल गेज ने आखिरी नंबर दिखाया, 349 किलोग्राम। मतलब अगर लैंडिंग 1 सेकंड देर से होती, एंगल थोड़ा गलत होता या रनवे एक पल और दिखाई नहीं देता तो इंजन आसमान में बंद हो जाते। कुछ सेकंड के लिए केबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह खामोशी जो तब आती है जब किसी इंसान को अचानक एहसास होता है कि वह किसी बहुत बड़ी चीज से बाल बाल बच गया है। फिर किसी ने ताली बजाई, फिर किसी और ने, और फिर पूरा केबिन एक ऐसी खुशी में डूब गया जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसकी जान कुछ पल पहले खतरे में थी। केबिन क्रू ने तुरंत कॉकपिट में फोन किया और कहा, सर हम सुरक्षित हैं। और कैप्टन ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, हाँ हम जमीन पर हैं। जब प्लेन रनवे 35 पर रुका और चारों तरफ से बचाव की गाड़ियां आने लगीं, तो कैप्टन ने अनाउंस किया कि निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट के कुछ ही पल बाद जब इंजन बंद हो गए और फ्यूल गेज नंबर जम गया, तो उस नंबर को देखकर रनवे पर मौजूद सभी लोगों में ठंड की लहर दौड़ गई। 339 किलोग्राम। यह एक बोइंग 737 को टैक्सी करने के लिए भी काफी नहीं है। मतलब अगर रनवे 1 सेकंड के लिए भी दिखाई नहीं देता तो इंजन हवा में ही बंद हो जाते और आगे क्या होता यह सोचना भी मुश्किल है। लैंडिंग के कुछ ही मिनटों के अंदर जांच अधिकारी रनवे पर पहुंच गए। इस घटना को नॉर्मल डायवर्जन या रूटीन घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे तुरंत गंभीर घटना घोषित कर दिया गया, क्योंकि एयरक्राफ्ट कानूनी तौर पर जरूरी फाइनल रिजर्व से काफी नीचे लैंड हुआ था और लैंडिंग के दौरान कई सेफ्टी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया था। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत पूरी जांच शुरू की और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सील कर दिया गया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कैप्टन को हीरो कहना शुरू कर दिया और एक लेवल पर यह समझ में आता है क्योंकि उसने मुश्किल हालात में प्लेन को सेफ लैंड कराया, 150 जानें बचाईं और ऐसे समय में ठंडे दिमाग से फैसला लिया जब ज्यादातर इंसान पूरी तरह से सुन्न हो जाते। लेकिन एविएशन रेगुलेटर इस कहानी को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि उनका सवाल यह नहीं था कि आखिर में क्या हुआ, बल्कि यह था कि ऐसा पहली बार में क्यों हुआ। कड़ी खोली तो 4 बड़ी और बुनियादी गलतियां सामने आईं जो इस पूरी कहानी की जड़ थीं। पहली गलती थी डायवर्जन में देरी। कैप्टन को दूसरा अप्रोच फेल होते ही बेंगलोर डाइवर्ट कर देना चाहिए था, जहां मौसम बिल्कुल। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एक करके पूरी घटना की कड़ी खोली तो 4 बड़ी और बुनियादी गलतियां सामने आईं जो इस पूरी कहानी की जड़ थीं। पहली गलती थी डायवर्जन में देरी। कैप्टन को दूसरा अप्रोच फेल होते ही बेंगलोर डाइवर्ट कर देना चाहिए था, जहां मौसम बिल्कुल साफ था,
लेकिन इसके बजाय उन्होंने 30 मिनट से ज्यादा होल्डिंग पैटर्न में बिताए, जिससे फ्यूल मार्जिन इतना कम हो गया कि वापस लौटना मुमकिन नहीं था। दूसरी बड़ी गलती थी दूसरा एयरपोर्ट चुनना। जब बैंगलोर रेंज से बाहर था तो कैप्टन ने त्रिवेंद्रम डाइवर्ट कर दिया, जहां ILS डाउन था, विजिबिलिटी कम थी और रनवे 14 पर सूरज की एक मुश्किल स्थिति से बचने के लिए एक और मुश्किल स्थिति में आ गए, और यह चुनाव भी उसी, शायद यह रोशनी की दिक्कत थी। दूसरे शब्दों में, एक मुश्किल स्थिति से बचने के लिए एक और मुश्किल स्थिति में आ गए, और यह चुनाव भी उसी, शायद यह बेहतर हो जाएगा वाली सोच का नतीजा था, जो पूरी कहानी में बार बार आती है। तीसरी गलती ATC कम्युनिकेशन में थी। कोच्चि ATC ने पायलटों को त्रिवेंद्रम के अपडेटेड मौसम की जानकारी समय पर नहीं दी। पायलट सोचते रहे कि वहां विजिबिलिटी 3000 मीटर है, जबकि असल में यह आधे से भी कम थी। उन्हें यह जानकारी तब मिली जब वे पहले ही डाइवर्ट हो चुके थे, और तब तक उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यानी इस कहानी में सिर्फ कॉकपिट की गलती ही नहीं, बल्कि ग्राउंड सिस्टम की नाकामी भी उतनी ही जिम्मेदार थी। चौथी और शायद सबसे बड़ी गलती जेट एयरवेज के अपने SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में थी। उनके प्रोसीजर में लैंडिंग की कोशिशों की कोई मैक्सिमम लिमिट तय नहीं थी। दुनिया की कई एयरलाइंस का नियम है कि 2 या 3 गो अराउंड के बाद डायवर्जन जरूरी हो जाता है, लेकिन जेट एयरवेज में ऐसी कोई रोक नहीं थी, और इस गैप की वजह से कैप्टन 6 गो अराउंड तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक सीरीज बन गई। जांच का आखिरी नतीजा यह था कि इस घटना के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह एक सिस्टम की नाकामी थी, जिसमें इंसानी फैसले, खराब तरीके, कम्युनिकेशन में कमी और तेजी से बदलता मौसम, इन सब ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो अगर हर एक घटना अलग अलग होती तो कभी नहीं होती। लेकिन दोनों पायलटों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उनके लाइसेंस की जांच की गई। जेट एयरवेज को DGCA ने तुरंत नई गाइडलाइंस लागू करने का आदेश दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गो अराउंड, बेहतर डाइवर्जन डिसीजन ट्रेनिंग, फ्यूल मैनेजमेंट SOPs का पूरा रिव्यू और सख्त क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोटोकॉल शामिल थे। और इस एक घटना ने पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया, जिससे आज फ्यूल पॉलिसी और डाइवर्जन नियम बहुत सख्त और साफ हो गए हैं। और इस कहानी का एक और पहलू भी है, जो आप में से कई लोग जानते होंगे। अजय देवगन की 2022 की फिल्म रनवे 34 सीधे इसी घटना से प्रेरित है। फिल्म में दिखाई गई लड़ाई, कोहरा, फ्यूल की दिक्कत और आखिरी मिनट की लैंडिंग, ये सब 17 अगस्त 2015 की उस रात का फिल्मी वर्जन है। लेकिन फिल्म और असलियत में एक बुनियादी फर्क है। फिल्म में ड्रामा है। असल में 150 असली लोग थे जिनकी जान दांव पर लगी थी, जिनमें से हर कोई किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का दोस्त था। जेट एयरवेज 555 की यह कहानी हमें एक बात बहुत साफ सिखाती है कि एविएशन में हीरो वह नहीं है जो मुश्किल हालात में चमत्कार करता है, बल्कि असली हीरो वह है जो समय रहते फैसले लेता है, जो शायद के बजाय पक्का यकीन को चुनता है, और जो उम्मीद के बजाय डेटा पर भरोसा करता है। क्योंकि आसमान में गलत फैसला लेने के बाद दूसरा मौका मिलना हमेशा किस्मत की बात नहीं होती, और किस्मत हमेशा उतनी मेहरबान नहीं होती जितनी 17 अगस्त 2015 की उस रात थी, जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एक करके पूरी घटना की कड़ी खोली तो 4